डेटा ट्रांसमिशन। तो एक लाइन में बोल सकते हो फिजिकल लेयर इज यूज्ड टू प्रोवाइड बाइनरी ट्रांसमिशन। डेटा लिंक लेयर का काम होता है एक्सेस टू मीडिया, यानी कि आप किस तरीके से अपने डेटा को मीडिया में ट्रांसफर कर रहे हो, हाउ वी एक्सेस योर डेटा टू द मीडिया। तो इसलिए इसे कह सकते हैं एक्सेस टू मीडिया। ठीक है। थर्ड हो गया यहाँ पे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम है एड्रेसिंग करना, आईपी एड्रेसिंग यूज करना, और राउटर बेस्ट पाथ यूज करता है राउटिंग करने के लिए, तो राउटिंग होगी इस लेयर। तो हम ये कह सकते हैं एड्रेसेस एंड बेस्ट पाथ। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है एंड टू एंड कनेक्शंस बनाना, एंड टू एंड डेटा को ट्रांसपोर्ट कराना। सेशन लेयर का काम है इंटर होस्ट कम्युनिकेशन या सेशंस बनाना और टर्मिनेट करना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में। ठीक है। तो अलग अलग आपके जो डेटा हैं उनको अलग अलग फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन लेयर का काम होता है जितनी भी एप्लीकेशंस है उनको प्रोसेस करना या OSI मॉडल में डेटा को इंट्रोड्यूस कराना, वो एप्लीकेशन लेयर का काम है। ठीक है। अब एक एक लेयर को हम डिस्क्राइब करके चलते हैं पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर जो है वो सबसे हाईएस्ट लेयर है OSI स्टैक के अंदर। ये OSI का पूरा स्टैक बना हुआ है। स्टैक उसे कहते हैं जो एक के ऊपर एक रखा हुआ। कोई भी सामान आप एक के ऊपर एक रखते हो तो उसे कहते हैं स्टैक। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ये प्रोटोकॉल का स्टैक है पूरा पूरा। तो ये लेयर्स बनी हुई है, ये लेयर्स का पूरा क्या बना हुआ है, एक स्टैक बना हुआ है। राइट। लेयर्स, अब देखो ये जो प्रोटोकॉल लेयर्स है हमारी, इसमें जो पहला जो ये बना हुआ है एप्लीकेशन लेयर जो बनी हुई है, इसका काम क्या हो रहा है कि OSI स्टैक के अंदर डेटा को इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि डेटा यहां से अंदर जा रहा है। ऐसे यहां से जो भी डेटा हो रहा है आगे बढ़ रहा है फिजिकल लेयर की तरफ। ठीक है। तो डेटा को इंट्रोड्यूस करने का काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन पे जब काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा जनरेट करते हो, और वही जनरेट होके डेटा क्या है आगे पास ऑन होगा। ठीक है। तो अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस पे आप काम करते हो तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नेटवर्क एप्लीकेशंस और इंटरनेटवर्क एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एग्जांपल हो गए जैसे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, जैसे आप पावर पॉइंट एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो वो आ गया प्रेजेंटेशन के अंदर। डेटाबेस एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन में आपके जैसे कि SQL सर्वर आप यूज करते हो। ठीक है। MySQL हो गया, ये सब डेटाबेस है, MySQL। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड वगैरह आप यूज करते हो, वो आ गया इसमें। प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए MS प्रोजेक्ट होता है। स्प्रेडशीट्स के लिए Excel होता है। ठीक है। डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है जैसे AutoCAD है। ठीक है। और भी तरह के ग्राफिक्स एप्लीकेशंस है, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, एडोब रीडर, ये सब क्या है, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो ये कैटेगरी आ गई कंप्यूटर एप्लीकेशन की। तो इस टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है ना। सेकंड होती है नेटवर्क से जो चलते हैं, जो ऐसे एप्लीकेशन जो नेटवर्क को यूज करके काम करते हैं, वो होते हैं नेटवर्क एप्लीकेशन। जैसे कि आपने कहा कि नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आप यूज करो नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये कॉमन प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क एप्लीकेशंस में यूज होता है। ये हर तरह के जो मॉनिटरिंग के एप्लीकेशन है उनमें भी काम करेगा। ठीक है। रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन है उसमें भी काम करेगा। ठीक है। देखो रिमोट एक्सेस के लिए आप यूज करते हो MSTSC एप्लीकेशन जानते हो? MSTST एप्लीकेशन होता है रिमोट लेने के लिए। तो देखो आप रन पे यहाँ पे टाइप करोगे MSTSC, एंटर करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, और जिस यहाँ पे आपको IP एड्रेस लिखना पड़ेगा और जिस IP के थ्रू आप कनेक्ट होना चाहते हो, तो यहाँ पे उस होस्ट का IP डालना पड़ेगा जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, और यहाँ कनेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका कनेक्शन बन जाएगा, तो उसका कंप्यूटर का रिमोट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है।
तो ये रिमोट कनेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल आप भेजते हो, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि मेल एप्लीकेशन है। ठीक है। फाइल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस में जैसे आपका एडी सर्वर हो गया, तो एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्विसेज, ये क्लाइंट सर्वर होता है। तो एडीडीएस के लिए एक सर्वर आप बना लोगे, और बाकी क्या है, जैसे विंडोज 10 एक क्लाइंट बन गया, तो आप क्या करोगे, इस कंप्यूटर में लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे एडी सर्वर जो होगा हमारा, वो ऑथेंटिकेशन करके इसको लॉगिन करने देगा। ठीक है। तो इस तरह की एप्लीकेशन होती है क्लाइंट सर्वर। ठीक है। उसमें सर्वर अलग होता है और क्लाइंट क्या करता है, उसको लॉगिन करता है। ठीक है। तो ये सब नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है। इंटरनेटवर्क एप्लीकेशन जो वेब के ऊपर काम करती है, इंटरनेट पे, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन होगी बहुत सारी, वीडियो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो गया ईडीआई। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन यूटिलिटीज हो गया आपका, जितने भी तरह के ब्राउजर हो गए वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ईमेल गेटवे हो गए, जैसे याहू, जीमेल, ये सब ईमेल गेटवे होते हैं। ठीक है। स्पेशल इंटरेस्ट बुलेटिन बोर्ड्स, ये तो अब खत्म हो चुके हैं, इसकी जगह जो है चैट बेस्ड ग्रुप्स जो है आपके यूज होते हैं, पहले बुलेटिन बोर्ड्स चलते थे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एप्लीकेशंस, जैसे आप किसी को भी पैसा भेज रहे हो, जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। ठीक है। इसकी कैटेगरी के अंदर आ गया। या फिर आप आरटीजीएस करते हो, यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, एनईएफटी करते हो, ये सब एप्लीकेशन आ गई इंटरनेट वर्क एप्लीकेशंस के अंदर। ये पैसे को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है सारी। आरटीजीएस से आप ट्रांसफर करते हो 2 लाख से ऊपर, अगर 2 लाख या 2 लाख से अधिक आप भेजना चाहते हो पैसे, तो आरटीजीएस यूज करोगे। यूपीआई जो है, इसमें आप जो है 1 लाख तक भेज सकते हो। एनईएफटी है जो, इसमें भी आप जो है 2 लाख तक भेज सकते हो। ठीक है। तो इससे अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस बना रखी है। ठीक है। एक होती है आईएमपीएस। आईएमपीएस जो होती है इमीडिएट ट्रांसफर करने के लिए होती है। आप किसी को पैसा भेजोगे और 1 सेकंड में ही वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाता है। तो इमीडिएट ट्रांसफर करने के लिए होता है आईएमपीएस। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो यूज में आती है। ठीक है। इसके अलावा देखो एफटीपी हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डब्ल्यू हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज। ठीक है। एनएफएस हो गया, नेटवर्क फाइल सिस्टम, एसएमटीपी हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, टीएफटीपी हो गया, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जितने भी हैं सब क्या है, एक तरह के एप्लीकेशंस है। राइट। तो ये इस लेयर पे जाके काम करेंगे, एप्लीकेशन लेयर पे। समझ आया? इसके बाद देखो सेकंड लेयर हमारे पास यहाँ पे आती है प्रेजेंटेशन लेयर। ये 7th सी है, 6th लेयर है आपकी। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है मैनिपुलेशंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फॉर ट्रांसफर टू एप्लीकेशंस ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। ये क्या करती है, डेटा मैनिपुलेशन का काम करती है। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना। ठीक है। या इसको बोल सकते हो डेटा को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि आपने कहा कि मेरे पास एक डेटा है, वो प्लेन टेक्स्ट में है, तो डेटा कैसा हो गया, प्लेन टेक्स्ट में, तो उसे टेक्स्ट डेटा बोलोगे। ये हो गया प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को कोई भी रीड कर सकता है। राइट। अब डेटा के अलग अलग टाइप हो गए, जैसे एस्की डेटा हो गया। एस्की को बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस्की। एस्की डेटा जो होता है वो अलग अलग टाइप से आपके जो सिंबल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई मैंने ए लिखा है, तो ए का मतलब होता है 60, बी का मतलब हो गया 61। इस तरह से अलग अलग टाइप के जो डेटा हैं
वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसी ना किसी वैल्यू के अंदर, राइट। इसी तरह से EBCDIC ये भी एक डेटा का टाइप है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो ये भी एक तरह का टेबल, इन सब की टेबल मिलती है, वो आप रीड करके देख सकते हो। इनक्रिप्टेड डेटा, इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो इन स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में है, तो उसे हम डेटा सिक्योरिटी के अंदर रखेंगे। तो डेटा जो होगा वो इनक्रिप्टेड होगा, इसका मतलब क्या है, स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल्ड डेटा। इस तरह के डेटा को बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, इसको क्या बोलेंगे, सिफर टेक्स्ट बोलेंगे स्क्रैम्बल्ड डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो अनरीडेबल फॉर्मेट में यूज हो रहा है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। तो आप क्या है, स्क्रैम्बल डेटा जब भेजोगे तो कोई इसको रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको पता होगा वो फिर उस स्क्रैम्बल डेटा से ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो रीड कर पाएगा, राइट। तो ऐसा इसलिए होता है डेटा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। फिर आप डेटा कंप्रेशन यूज करोगे। कंप्रेशन का मतलब होता है डेटा को कंप्रेस कर देना या छोटा कर देना। आपने कहा कि भाई मेरे पास एक 10 MB की फाइल है और मुझे इसे भेजना है, तो इतनी बड़ी फाइल भेजने की बजाय आप क्या करोगे, इसे कंप्रेस कर दो। तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 10 MB से 5 MB बन गया ये साइज। पहले था 10 MB, अब बन गया 5 MB। तो अब इसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जिप करके भेजना, तो विनजिप वगैरह यूज होती है, ठीक है। तो जिप करके भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक वन जिप होता है, ठीक है। एक होता है रार, WinRAR, सुना होगा नाम आपने, ठीक है। और भी तरह के फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये सब कंप्रेशन के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा अगर आप साउंड या वीडियो को कंप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जैसे मिडी फॉर्मेट, ये साउंड को कंप्रेशन करता है, यानी कि साउंड को ही एक कंप्रेस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वीडियो को प्ले करेगा। MPG फॉर्मेट, ये भी कंप्रेस करके बनाया गया फॉर्मेट है। क्विक टाइम, ये भी आपका कंप्रेस फॉर्मेट होता है। तो इन कंप्रेशन फॉर्मेट के लिए आपको इनकोडिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ये कैसी इनकोडिंग होती है, वीडियो, तो वीडियो कन्वर्टर यूज करके आप इन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसी जैसे कोई भी आप मूवी चलाना चाहते हो और वो क्विक टाइम प्लेयर के अंदर चलेगी, ठीक है, बाकी जगह वो रन नहीं होगी, वो उसी फॉर्मेट में चलेगी जिस फॉर्मेट में उसको इनकोड किया गया है, राइट। जैसे DVD का फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है ना, CD का फॉर्मेट अलग होता है। तो सबके फॉर्मेट क्या अलग अलग है, वीडियो तो सेम है लेकिन कन्वर्ट करके आपने दूसरे फॉर्मेट में कर रखी है उसे, ठीक है। तो उससे क्या आता है, अलग अलग टाइप का रेजोल्यूशन आपको मिलता है जो कंप्रेशन करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा जो होता है वो होता है 4K रेजोल्यूशन। उसके बाद होता है आपका कौन सा, फुल HD, ठीक है। फिर आता है HD। तो अलग अलग टाइप के ये क्या है, फॉर्मेट है वीडियो कंप्रेशन करने के, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक तरह से डेटा को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। फिर ग्राफिक्स हो गया, यानी कि जो इमेजेस हैं उनको भी आप कंप्रेस फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, जैसे PICT पिक्ट फॉर्मेट, TIFF टिप फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट या GIF फॉर्मेट। तो ये भी कंप्रेशन के लिए, GIF सबसे लाइट वेट होता है, उसके बाद JPG है, फिर TIF है, फिर पिक्ट है। तो ये काफी, TIF काफी हैवी फॉर्मेट होता है, जैसे कि बहुत अच्छी इमेज है कोई, ठीक है, और आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो इस फॉर्मेट को यूज करोगे। TIFF जो है सबसे ज्यादा जो है स्पेस कंज्यूम करता है,
लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। GIF सबसे कम यूज करता है स्पेस, तो ये हालांकि इसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सारे टूल जो है ये सब क्या बता रहा था आपको, सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल डुप्लेक्स में क्या हो रहा है, A to B जा रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, A से B में हो रहा है, पर B से A में नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन को बोलते हैं सिंगल साइडेड, ठीक है, सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन या सिंगल डुप्लेक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताओ कोई, बताओ कोई एग्जाम्पल। A to B हो रहा है कम्युनिकेशन, मतलब एक साइड हो रहा है, बता सकते हो। अरे जैसे टीवी देखते हो ना आप, टीवी देखते हो तो वहां से कम्युनिकेशन चल रहा है, उस चैनल पे चल रहा है, तो आप तो सिर्फ उसे रिसीव कर रहे हो ना, देख रहे हो सिर्फ, यहाँ से कुछ सेंड थोड़ी बोल रहे हो, सेंड थोड़ी कर रहे हो आप। या आपके पास कोई माइक थोड़ी लगा है, कोई जैसे मान के चलते हैं कोई न्यूज चैनल वाला बोल रहा है कुछ, तो आपके पास तो कोई माइक नहीं लगा कि भैया उसको बोले कि यार न्यूज दूसरी दिखा दे, या कोई कोई आप उसे कुछ और बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना, वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आप सुन रहे हो बस। तो एक साइड कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब ए से बी में कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है बस, सेंड कुछ नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन होता है, इस तरह का ट्रांसमिशन को कहते हैं ब्रॉडकास्ट। जैसे FM चल रहा है तो FM ब्रॉडकास्ट हो रहा है बस, आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो बस उसे। गाना प्ले हो रहा है तो प्ले हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो उसमें, रिसीव कर रहे हो बस, ठीक है। तो वो सिंगल साइडेड हो गया, सिंगल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में कैसे हो रहा है, A to B जा रहा है, ये देखो A to B जा रहा है, और फिर B to A भी आ रहा है, लेकिन एक टाइम में नहीं जा रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो इस तरह का एग्जांपल जो होता है, जैसे वॉकी टॉकी आपने देखा होगा। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि एक पहले आप कोई बंदा बात करता है तो पहले वो बोलता है और दूसरा सिर्फ उसे सुनता है, फिर जब ओवर बोल देता है, ये ओवर बोल देता है, तो अब ये इसकी बात खत्म हो गई तो दूसरा अब बंदा बोलेगा, ठीक है। जैसे पुलिस वगैरह के पास भी आप देखते हो वॉकी टॉकी होते हैं, तो वो उससे बात करते रहते हैं, तो वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। इसमें क्या, अगर सेम टाइम में आप क्या करोगे, ये भी बोलेगा और ये भी बोलेगा, तो क्या होगा, क्लैश हो जाएगा, कम्युनिकेशन क्या होगा, यहाँ पे क्लैश हो जाएगा, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या हो रहा है, A to B एंड B to A, ये सेम टाइम में हो रही है, साइमल्टेनियसली। इसका एग्जांपल हो गया टेलीफोन लाइन, या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, स्काइप पे बात कर रहे हो आप, तो ये सब फुल डुप्लेक्स पे चल रहा है, ठीक है। ये भी बोल रहा है एक साथ और ये भी बोल रहा है, दोनों बंदे एक साथ बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात को काट भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे जो बोल रहा है तो सुनना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। बाद में ये बोलेगा, पहले ये बोलेगा फिर ये बाद में बोलेगा, ठीक है। तो ये हाफ डुप्लेक्स हो गया, ये फुल डुप्लेक्स हो गया। तो एक तरह के ये हो गए सेशन या कम्युनिकेशन मोड्स जो नेटवर्क में पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब सेशन लेयर का देखो एक और एग्जांपल है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो इनको यूज करते हैं। अब देखो इसका मेन काम है, इट इज द मेन जॉब इज टू कोऑर्डिनेट द सर्विस रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेज बिटवीन द डिफरेंट होस्ट फॉर एप्लीकेशंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक होस्ट यहाँ पे और एक होस्ट यहाँ पे है, तो पहले इसने क्या किया, इसे कम्युनिकेशन के लिए मैसेज भेजा और इसने क्या किया, रिप्लाई कर दिया। तो दोनों के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन जो हो रहा है इन तीनों मोड में से किसी भी मोड में हो सकता है, ठीक है। तो सेशन लेयर क्या करेगी, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए क्या करेगा, ये सर्विस रिक्वेस्ट को भेजेगा और जो क्लाइंट है वो वहां से उसको रेस्पॉन्स देगा, तभी सेशन जनरेट होगा। तो सेशन तब बनता है जब दूसरा बंदा भी क्या करे, रेस्पॉन्स करे, नहीं समझे, नहीं तो सेशन नहीं बनेगा। जैसे अब मैंने यहाँ से आपको बोला हेलो, और अगर वहां से रिप्लाई नहीं आया हेलो, तो मैं नहीं समझूंगा
कि कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं सोचूंगा कि वो बंदा ध्यान नहीं दे रहा है, तो यानी कि कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा, दोनों के बीच में बातचीत ही नहीं हो रही है। समझ रहे हो? तो कम्युनिकेशन के लिए क्या है, सेशन का बनना जरूरी है। तो सेशन तभी बनेगा जब वहां से रेस्पॉन्स आएगा, राइट। तो ये सब सेशन के प्रोटोकॉल हैं, जैसे एनएफएस है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये एनएफएस प्रोटोकॉल लिनक्स पे चलता है। इसी तरह से एसक्यूएल है, ये डेटाबेस के लिए, कोई रिकॉर्ड अगर फैच करना है आपको, तो उसके लिए क्वेरी भेजनी पड़ेगी आपको, और उस क्वेरी के रिस्पेक्टिव जो डेटाबेस है उसमें से रिकॉर्ड को फैच करेगा, ठीक है। तो उसके लिए एसक्यूएल सर्वर यूज होगा। इसी तरह से आरपीसी प्रोटोकॉल होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल कहते हैं इसे। ये तब काम करता है, अधिकतर जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में आरपीसी यूज करती है फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें क्लाइंट और सर्वर कुछ ना कुछ डेटा क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में, ठीक है, जिससे कि क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जो मशीन है वो क्या कर सके, डेटा को ट्रांसफर कर सके और उसका रिप्लाई भी कर सके। तो आरपीसी प्रोटोकॉल होता है उसके बैकग्राउंड में। तो कुछ ना कुछ भी जब ट्रांसफर होता है या इनिशिएट होता है तो आरपीसी प्रोटोकॉल उसमें हेल्प करता है आपकी। इसी तरह एएसपी प्रोटोकॉल होता है। एएसपी प्रोटोकॉल जो है अधिकतर, जैसे आपने कहा कि कोई आप पेमेंट वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे क्या है, एएसपी मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। तो यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट, आपने कोई चीज इनिशिएट की, मान के चलते हैं आप कोई एक बैंकिंग वेबसाइट पे गए और वहां से आपने कुछ पेमेंट किया, तो पेमेंट करने के लिए ये पेमेंट का सर्वर हो गया और ये आप हो गए। तो जब आप यहाँ से पेमेंट के सर्वर में कुछ डेटा भेजोगे या इनिशिएट करोगे, तभी यहाँ से क्या है, ये रेस्पॉन्स करेगा, और ये तभी करेगा जब इसका पासवर्ड लॉगिन सही होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक सेशन बन जाएगा। उस सेशन के बीच में अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो सेशन कनेक्शन टर्मिनेट भी कर देता है। तो ये इस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। तो अधिकतर वेबसाइट एएसपी पे चलती है, ठीक है ना, कुछ आपकी जावा पे चलती है, ठीक है। तो अलग अलग साइट्स हैं, कुछ पेमेंट सिस्टम जो है आपके एएसपी पे चलते हैं, कुछ जावा पे चलते हैं, ठीक है। तो एक तरह की क्या है, ये कम्युनिकेशन बनाने के लिए प्रोटोकॉल हो गए, जो सेशंस को तैयार कर रहे हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, सेशंस को बनाना, एस्टेब्लिश करना, मैनेज करना और टर्मिनेट भी करना, ये इसका वर्क हो गया, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि देखो हमारे पास देखो 3 लेयर नीचे हैं और 3 लेयर ऊपर है, बीच में क्या बन गई, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है हार्ट ऑफ द ओएसआई, हार्ट ऑफ द ओएसआई। हार्ट इसलिए क्योंकि बीचों बीच है, इसलिए हार्ट बोला है। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर को हटा देंगे तो कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एंड टू एंड कनेक्शन बनाता है, ठीक है ना। इट्स प्रोवाइड एंड एस्टेब्लिश द एंड टू एंड कनेक्शंस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में जब 2 डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करेंगी तो उनके बीच में क्या बनना चाहिए, सेशन बनना चाहिए। तो सेशन तभी बनेगा जब ट्रांसपोर्ट लेयर काम करेगी, ठीक है ना। तो इसके बेसिक फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन है रिसोर्स यूटिलाइजेशन या मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि एक से ज्यादा सिग्नल को कंबाइन करके भेजा जाता है। जैसे कि आपने ऑडियो वीडियो डेटा तीनों को एक साथ भेज रहे हैं, यानी कि हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो भी जा रही है आपकी, आपका फोटो भी दूसरों को दिखाई दे रहा है, आपकी ऑडियो भी जा रही है और साथ में डेटा भी ट्रेवल कर रहा है। यानी कि एक साथ मल्टीपल काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग करने का काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर का ही है। सेकंड काम है इसका कनेक्शन मैनेजमेंट, या कनेक्शन को बनाना, क्रिएट करना। कनेक्शन को कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसके लिए ये यूज करेगा 3-वे हैंडशेक। ये क्या यूज करता है, 3-वे हैंडशेक। और 3-वे हैंडशेक
यूज करने के लिए हमें चाहिए टीसीपी प्रोटोकॉल। तो हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। टीसीपी प्रोटोकॉल ही हैंडशेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यूडीपी प्रोटोकॉल में थ्री वे हैंडशेक नहीं होता, वो कनेक्शनलेस होता है, ठीक है ना। तीसरा काम है इसका फ्लो कंट्रोल बनाए रखना या बफरिंग और विंडोइंग मेथड से डेटा के फ्लो को मेंटेन करना। और चौथा काम है रिलायबल ट्रांसपोर्ट या पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देना, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे कैसे वो बता रहा हूं आपको। तो कनेक्शन बनाने के लिए थ्री वे हैंडशेक यूज किया जाएगा। तो ये है सेंडर और ये है रिसीवर। सेंडर यहां से कुछ डेटा भेजना चाह रहा है और रिसीवर रिसीव करना चाहता है। तो हम इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाएंगे। तो देखो क्या होता है कि अभी सेंडर रिसीवर जो है वो दोनों क्या है, आपस में कनेक्शन बनाना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन तभी पॉसिबल होगा जब यहां से ये इसको रिप्लाई देगा। तो इसके लिए क्या करता है, सबसे पहले ये एक सिंक पैकेट भेजता है। तो सेंडर सेंडिंग ए सिंक पैकेट टू द रिसीवर, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, सेंडर सेंडिंग द ए सिंक पैकेट टू द रिसीवर। तो ये इसने भेजा सिंक। द रिसीवर कैन एक्सेप्ट द सिंक एंड रिप्लाई विद द सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। जो रिसीवर है वो रिप्लाई कर रहा है सिंक प्लस एसी के पैकेट के थ्रू, यानी कि सिंक का रिप्लाई करेगा सिंक से और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी देगा जो ये बताएगा कि आपका जो पैकेट है वो मुझे रिसीव हो चुका है, राइट। तो सिंक के साथ क्या भेजा इसने, एसी के। जो सेंडर है अब फाइनल पैकेट भेज के कनेक्शन को बना लेगा। तो ये फाइनल सिंक पैकेट भेजेगा और कनेक्शन को क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा। तो इसकी 3 फेज हो गई, पहली फेज, दूसरी फेज और तीसरी फेज। 3 फेज होने की वजह से इसको बोला जाता है थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ द थ्री वे हैंडशेक। तो आप बताओगे थ्री वे हैंडशेक क्या होता है। थ्री वे हैंडशेक कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। हम सेंडर रिसीवर के बीच में अगर कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें थ्री वे हैंडशेक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल है, टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो देखो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। बिफोर सेंडिंग द डेटा यू मस्ट हैव थ्री वे हैंडशेक कनेक्शन, ठीक है, समझ आया। अब थ्री वे हैंडशेक जो कनेक्शन होता है इसको आप चेक कर सकते हो। इसके लिए कमांड है नेट स्टेट माइनस AN। अब देखो मैं अपने कंप्यूटर से यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि मेरे कितने कनेक्शंस यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चलूंगा नेट स्टेट माइनस AN। तो आप इसमें देख सकते हो दो तरह के प्रोटोकॉल चल रहे हैं, यूडीपी और टीसीपी। तो इसमें आप ऊपर जाएंगे, देखो कुछ पोर्ट यहाँ पे यूडीपी पे बेस्ड है और कुछ यहाँ टीसीपी बेस्ड है। तो यहाँ पे आप टीसीपी में आप देख सकते हो, ये देखो ये जो आप देख रहे हो इतना, ये देखो ये टीसीपी सेशन ओपन है मेरे, देखो देख रहे हो, ये सोर्स पोर्ट है, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट है। और कनेक्शन कैसा है यहाँ पे, एस्टेब्लिश्ड है। कनेक्शन कैसा है, एस्टेब्लिश्ड है। यानी कि कोई मेरे पास इस ऐसी एप्लीकेशन है जो रिमोटली एक्सेस हो रही है, किस पोर्ट के थ्रू, 443 पोर्ट। 443 पोर्ट किसका होता है, SSL प्रोटोकॉल का होता है, समझ आया। तो ये हो गया सोर्स पोर्ट और ये हो गया डेस्टिनेशन पोर्ट।
समझ आया? ये देखो सेकंड भी आप देख सकते हो, ये देखो 443 पोर्ट के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश है। ये देखो, ये देखो, ये सब टीसीपी के थ्रू है, कनेक्शन बने हुए हैं। ये देखो कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो लिसनिंग मोड में है लेकिन अभी कनेक्शन नहीं बना रखे, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे लिसनिंग मोड में। ये पोर्ट ओपन है बट नॉट कनेक्शन एस्टेब्लिश, राइट? ये देखो, तो यहाँ आप देख सकते हो ये एस्टेब्लिश्ड है, ये लिसनिंग में है, और यहाँ पे देखो ये क्लोज वेट है, ठीक है ना? ये कनेक्शन पूरा हो चुका है, कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है, तो क्लोज हो गया, ठीक है ना? ये सोर्स आईपी है जिसके थ्रू कनेक्शन बन रहा है, और ये डेस्टिनेशन आईपी है जहां जा रहा है ये। समझ आया? तो इस तरह से आप सेशन को देख सकते हो अपने कंप्यूटर पे, ठीक है? समझ आ गया पूरा? फ्लो कंट्रोल को बताएंगे अब। अगला जो टॉपिक है वो है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, देखो फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि जब डेटा भेज रहे होते हैं तो डेटा इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक जगह से डेटा जाए और दूसरी तरफ क्या है, रिसीव हो जाए, ठीक है ना? तो अगर नेटवर्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही होती है तो उसको हम फ्लो कंट्रोल की वजह से क्या है, हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो फ्लो कंट्रोल है डेटा का वो प्रॉब्लम ना करे, ठीक है? तो इसके लिए हम दो तरह के मेथड यूज करेंगे। पहला होता है बफरिंग मेथड और दूसरा होता है विंडोइंग मेथड, इसको बताने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले चेक करेंगे हम बफरिंग मेथड। तो बफरिंग मेथड में बफरिंग बफरिंग समझते हो आप? हाँ, जो बीच में कुछ भी होता है बफरिंग करने लगता है ना। बफरिंग का मतलब होता है कि डेटा रिसीव हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, अच्छा, लेकिन अभी अभी वो अभी क्या है, फाइनल अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो बफर में है, अच्छा। ठीक है ना? तो क्या होता है कि देखो यहाँ से डेटा जा रहा है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है, और रिसीवर क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट करने के लिए जो होस्ट होता है या कंप्यूटर होता है उसके अंदर होती है मेमोरी, और मेमोरी कैसी होगी, लिमिटेड मेमोरी, उसको हम बोलते हैं बफर मेमोरी। तो लिमिटेड बफर मेमोरी, हर कंप्यूटर के पास क्या होती है, अपनी लिमिटेड बफर मेमोरी होती है, जिसके अंदर एक टाइम में कुछ डेटा पैकेट आ सकते हैं, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो यहाँ कि अब सोर्स क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन पे डेटा भेज रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता लग रहा है कि कितने डेटा इसको चाहिए, एक टाइम में कितने डेटा भेजें कि इसकी जो मेमोरी बफर है वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, फुल हो जाए। तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो क्या कर रहा है, ये ज्यादा डेटा भेज दे रहा है कभी कभी, पहले इसने कम भेजे, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर इसने क्या लगातार और भेजे। अब इसको पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे जो बफर है उसका साइज कितना है। ही इज नॉट डिसाइडेड वेदर द बफर इज एक्सेप्टिंग और नॉट। अब इसके लिए क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कुछ पैकेट भेज रहा है और फिर कुछ और भेज रहा है, फिर और कुछ भेज रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में साइज कितना है बफर का। तो एक तरह की प्रॉब्लम हो गई ना। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए देखो बफर आउट हो जाएगा, कुछ पैकेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, देखो बाहर निकल गए पैकेट, यानी कि बफर आउट हो गया। देखो बफरिंग इज अ फॉर्म ऑफ डेटा फ्लो regulated by the transport layer. It is responsible for ensuring that the sufficient buffers are available in the destination for the processing of the data, and the data is transmitted at the rate that is does not exceed what the buffer can handle. यानी कि हमें इतना ही डेटा चाहिए जितना कि इस मेमोरी बफर का साइज हो।
तो अगर बफरिंग करते हैं तो बफरिंग का एग्जांपल होता है कि आप जब इंटरनेट सर्व करते हैं या इंटरनेट देख रहे होते हैं, तो आपने यूट्यूब पे कभी वीडियो देखा होगा, तो वीडियो में बफरिंग होती है, देखा है कभी बफरिंग होते हुए? यस सर। तो बफरिंग होती है, और वो बफरिंग होती होती कभी कभी रुक भी जाती है वो, ठीक है ना। तो पहले बफरिंग होगी, यानी कि वो डेटा एक्सेप्ट करेगा, और फिर उसका जब बफर पूरा हो जाएगा तो वो वीडियो को प्ले करेगा। जब बफरिंग पूरी हो जाती है तो वीडियो दिखता है, यस सर। फिर बफरिंग करता है, फिर वीडियो दिखाता है, फिर बफरिंग करता है, फिर वीडियो दिखाता है। होता है ना ऐसा? ये ऐसा तब होता है जब स्लो कनेक्शन है ज्यादा, तो आपको बफरिंग होते हुए दिखाई देगी। लेकिन इसमें कभी कभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बफर आउट हो जाता है। ये देखो बफर आउट हो गया यहाँ पे। जब बफर आउट होगा तो आपकी वीडियो प्ले नहीं होगी। बफरिंग तो करेगा लेकिन वीडियो को प्ले नहीं करेगा, एरर आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम बफरिंग में होती है हमेशा। बफरिंग को ऐसे समझ सकते हो आप, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर क्या है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सेंडर के पास, ये रिसीवर के पास एक बफर है पूरा, ये बफर मेमोरी है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डेटा को भेजेगा, तो डेटा को हम एज ए सेगमेंट फॉर्म में सेंड करते हैं। डेटा के क्या बनाएंगे, सेगमेंट बनाएंगे और ट्रांसमिट करेंगे। तो सेंडर यहाँ से सेगमेंट को ट्रांसमिट करेगा, और जब तक इसका बफर क्या नहीं हो जाता, फुल नहीं हो जाता। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका बफर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो जब बफर फुल हो जाएगा तो यहाँ पे एक सिग्नल भेजेगा इसको कि आई एम नॉट रेडी। ये रिसीवर को, ये सेंडर को क्या भेजेगा, आई एम नॉट रेडी। और अब ये क्या कर देगा, यहाँ से स्टॉप कर देगा डेटा भेजना, यानी कि रेड लाइट हो गई। आप ट्रैफिक में जाते हो ना, आप रेड लाइट हो जाती तो रुकना पड़ता है। तो वही चीज है यहाँ पे। अब इसने क्या बोल दिया कि रेड लाइट हो गई है मेरी, यानी कि बफर फुल होने का मतलब है रेड लाइट ऑन हो जाना। तो इसको यहाँ पे अब डेटा और नहीं भेजना। अगर ये क्या करेगा, रेड लाइट में ही जंप करने की कोशिश करेगा और डेटा भेजेगा। रेड लाइट हो रही है और डेटा भेज रहा है, तो क्या होगा, बफर आउट हो जाएगा। बफर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक होता है ना, एक साइड से रेड लाइट हो गई, अब फिर भी कोई रेड लाइट जंप कर रहा है, तो क्या होगा, इधर से गाड़ियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में कोई जा रहा होगा तो वो टक्कर लग जाएगी ना उसको, है ना। क्योंकि यहां से तो ट्रैफिक रुकेगा नहीं भाई, जिसकी ग्रीन लाइट है वो तो चलेगा ही भाई, और वो तो पूरी स्पीड से चलेगा। और कोई रेड लाइट जंप करके आ रहा है तो वो टक्कर लग जाएगी उसको। तो वही काम होता है कि बफर यहाँ आउट हो जाता है इसमें। तो इसमें क्या, रेड लाइट ऑन होने का मतलब है कि सिग्नल अभी रेडी नहीं है, अब बफर पूरा फुल हो गया है, ठीक है। जब बफर क्लियर हो जाएगा, सारे सेगमेंट प्रोसेस हो जाएंगे, बफर ओके हो जाएगा, यू कैन देन रेडी अगेन एंड रिज्यूम ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये बफर को भरने के लिए एक तरह का प्रोसेस है, बफरिंग, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है ये। अब देखो दूसरा मेथड हमारे पास आता है विंडोइंग मेथड। विंडोइंग मेथड जो है ये सेकंड मेथड है। इस मेथड में क्या है, हम एग्जैक्टली ये बता देते हैं कि जो बफर का साइज है वो कितना है। देखो यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है फर्स्ट डायग्राम को देख के? बताओ, कुछ समझ आ रहा है ऊपर डायग्राम को देख के? ये ना सोर्स जो है वो भेज रहा है डेस्टिनेशन पे नेटवर्क। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सोर्स जो है, यस सर। देखो अभी दोबारा देखना, ये 3 पैकेट भेजे इसने। यस सर। ये जो बाद में आया है ये एक्नॉलेजमेंट होता है। ये देखो 3 पैकेट इसने भेजे, एक्नॉलेजमेंट आया, फिर 3 पैकेट भेज रहा है, फिर एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। करेक्ट। यस सर। देख रहे हो, यानी कि इस सोर्स को पता है कि एक टाइम में डेस्टिनेशन को कितने पैकेट चाहिए कि इसका बफर क्या हो जाए, फुल हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो, इट्स ए गिवन विंडो साइज इज 3। एक टाइम में बफर का साइज कितना है, 3 सेगमेंट का साइज है। एक टाइम में 3 पैकेट भेज रहा है या 3 सेगमेंट भेज रहा है, ठीक है। ये देखो, सेंड 3 डेटा सेगमेंट टू द डेस्टिनेशन।
and then destination send the acknowledgement asking for the next set of the data. हेलो हेलो जी बोलिए बोलिए। हेलो हाँ मैम मैंने पहले भी अप्लाई किया था इसके लिए, आप वो देख लीजिए स्टेटस क्या है उसका, पहले आप उसका स्टेटस देख लीजिए पहले क्या है उसका। पहले भी कॉल आया था, अप्लाई किया था, आपको पता। हाँ वो देख लो ना आप उसका, हो गए होंगे 1 साल हो गया। नहीं तो मैम ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इसका ये मतलब है। वो तो मैम तो पहले ये देख के बताइए ना कि मैं एलिजिबल हूँ भी नहीं है, बेकार मैं आपको आधार कार्ड दे दूं और फिर आप मना करें कि भी आप एलिजिबल नहीं है, ये वो है, फिर तमाम। मैं मेरा सोर्स ऑन इनकम नहीं है कुछ भी। नहीं वो तो बात सही है, पर एक बार और चेक कर लीजिए एलिजिबिलिटी। तो आप थोड़ी बनाओगे क्रेडिट कार्ड, आप तो भेजोगे ना यहाँ से, आप तो भेजोगे ना, फिर वो चेक करेंगे, वो क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट ब्यूरो वाला चेक करेगा। अरे भेजोगे तो है, पहले क्रेडिट स्कोर चेक करोगे ना आप, एलिजिबल है नहीं है बंदा, ऐसी थोड़ी हो जाएगा। ठीक है मैम, तो भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है मैम, ठीक है भेज दूंगा मैं। नहीं ठीक है मैम, ठीक है, ओके। तो इसमें आप देख सकते हो, ये देखो, कभी किसी वजह से अगर डेटा का एक्नॉलेजमेंट ना मिले, देखो 3 पैकेट भेजे और एक्नॉलेजमेंट मिल गया, लेकिन अगली बार क्या हो रहा है, एक पैकेट मिस हो गया, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई पैकेट मिस हो जाता है तो वो रीट्रांसमिट होता है। देखो, इफ यू सोर्स डज नॉट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट देन इट इज नो दैट द डेटा सेगमेंट शुड बी रीट्रांसमिट, यानी कि वो सेगमेंट फिर से ट्रांसमिट होगा, वो पहुंचा ही नहीं, ये पैकेट क्या है, मिस हो गया, पहुंचा ही नहीं, तो ये पैकेट क्या होगा, वापस से रीट्रांसमिट किया जाएगा इसको। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी कि हमें एग्जैक्ट पता रहता है कि डेटा एक्चुअल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। राइट, ठीक है ना। ये देखो, रिलायबिलिटी विद विंडो, ये रिलायबल है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, यू कैन सेंड द वन सेगमेंट, पहले आपने एक सेगमेंट भेजा, एंड यू कैन रिसीव वन सेगमेंट, एंड देन it will be
सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट टू ACK2। ACK2 का मतलब है कि ये आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि आप सेकंड सेगमेंट को यहां से भेजो। वी कैन रिसीव द सेगमेंट नंबर 1 एंड देन इट विल बी आस्किंग फॉर द सेकंड सेगमेंट। ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, सेकंड भेजेगा, इट विल रिसीव सेकंड, देन इट विल आस्किंग फॉर द थर्ड सेगमेंट, फिर ये थर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। समझ आया। तो ये हो गया विंडो साइज 1 अगर विंडो साइज 1 हो, और अगर विंडो साइज 3 हो यानी कि 3 पैकेट एक साथ हो, तो देखो 1 2 3 ये 3 सेगमेंट भेजे, रिसीव 1 2 एंड 3 एंड इट इज आस्किंग फॉर द फोर्थ सेगमेंट। ठीक है ना, 3 रिसीव हो गए हैं और फोर्थ के लिए इसने रिक्वेस्ट भेजी है। तो उसके बाद आएगा 4 5 एंड 6 और उसके बाद क्या भेजेगा, ACK7। समझ आया, कोई डाउट? नो सर। तो ये होगी ट्रांसपोर्ट लेयर। समझ आया। इसके बाद आती है हमारी नेटवर्क लेयर। देखो नेटवर्क लेयर जो होती है लेयर 3 होती है, इट्स 3 या थर्ड लेयर, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि आईपी एड्रेसिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, और इसके लिए यूज करता है ये राउटिंग। तो आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, ये सब इसके काम है। सेकंड काम होता है इसका फ्रेगमेंटेशन करना या रीअसेंबल करना डेटा। तो मान के चलते हैं यहां से आपने क्या किया, डेटा भेजा, तो जो डेटा भेजोगे वो पार्ट्स में भेजोगे। ठीक है ना, मान के चलते हैं आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप भेजना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट कर दोगे, दैट इज चंक्स ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। तो उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी ये फ्रेगमेंट बनाना। डेटा के क्या बन जाएंगे, फ्रेगमेंट बन जाएंगे और सेंड होंगे। राउटर क्या करेगा, उसे राउटिंग करेगा, अलग अलग रास्ते से भेजेगा, अलग अलग लोकेशन से भेजेगा, अलग अलग पाथ से भेजेगा, राइट। और फिर क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन इट विल बी रीअसेंबल, वापस से डेटा रीअसेंबल होगा और जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया नेटवर्क लेयर का। तो राउटिंग करना, फ्रेगमेंटेशन करना और रीअसेंबली करना। ठीक है, अब दो तरह के इसमें डेटा पैकेट प्रोसेस होते हैं। पहले तरह के होते हैं डेटा पैकेट्स दैट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द नेटवर्क। तो इस तरह के जो डेटा पैकेट्स होते हैं इसके एग्जांपल है जैसे आईपी एंड आईपीएक्स, इनको हम बोलते हैं राउटेड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो डेटा को लेके जाते हैं। तो अगर कोई आईपी पैकेट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट है, तो उसमें क्या होगा, एक हेडर पार्ट होगा और बाकी उसके अंदर डेटा होगा। तो हेडर पार्ट में इसकी सोर्स और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहेगी और अंदर डेटा रहेगा। तो ये क्या होगा, नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आईपी यूज करते हैं, आईपी एड्रेसिंग मैंने आपको बताया था। तो कोई भी जब डेटा भेजेंगे तो वो पर्टिकुलर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन पे ही भेजेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इस तरह के डेटा पैकेट यूज होते हैं जो किसी डेस्टिनेशन के लिए यूज होते हैं डेटा को भेजने के लिए। जैसे आईपी पैकेट या आईपीएक्स पैकेट। आईपीएक्स जो होता है ये नॉवेल के अंदर चलता है, नॉवेल नेटवर्क, पर अब ये ऑब्सलीट हो गया है प्रोटोकॉल। अब तो सिर्फ क्या चलता है, आईपी पैकेट ही चलता है। तो IPv4 पैकेट होगा या IPv6 पैकेट होगा। तो यही हमारे पैकेट क्या है, नेटवर्क में काम करेंगे, राइट। और दूसरे तरह के जो होते हैं ऐसे पैकेट जो रूट को दिखाते हैं या रूट को बनाते हैं, तो ऐसे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इसके एग्जांपल है रिप, EIGRP एंड OSPF। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये बता रहे हैं कि कहाँ से डेटा जाएगा और किस रास्ते से जाएगा, यानी कि पाथ को बताते हैं, ये पाथ को डिटरमाइन करते हैं। तो पाथ डिटर्मिनेशंस करने का काम है इनका। ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और जो डेटा को ले जाएंगे वो राउटेड प्रोटोकॉल्स होंगे। ठीक है, तो राउटेड प्रोटोकॉल्स और राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, पाथ डिसाइड कर रहे हैं डेटा को भेजने के लिए। ठीक है, इसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। देखो डेटा लिंक लेयर जो है
बॉटम 2 लेयर होती है, ये मिलके काम करती है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो इसमें हम बात अभी कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर जो होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है या दो सब लेयर में डिवाइड होती है। पहली सब लेयर होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इसे कहते हैं LLC, और दूसरी लेयर होती है MAC या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम होता है इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करना। इसका काम क्या होता है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जानते हो आप क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा प्लस प्रोटोकॉल कंबाइन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड PDU। ये क्या करेगा? PDU बनाएगा। ये क्या बनाएगा? PDU बनाएगा। अब हर लेयर पे PDU बनता है। डेटा लिंक लेयर पे इसे DPDU बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे NPDU बोलेंगे इसको। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TPDU बोलेंगे। समझ रहे हो? तो हर लेयर पे क्या बन रहे हैं? एक PDU बन रहे हैं। PDU का मतलब होता है प्रोटोकॉल प्लस डेटा, इन दोनों को इनकैप्सुलेट कर देते हैं एक पैकेट के अंदर। और उसके बाद क्या होता है? सोर्स और डेस्टिनेशन, या इसमें एक हेडर लग जाएगा, एक ट्रेलर लग जाएगा। ये इसका हेडर पार्ट हो गया, ये इसका ट्रेलर पार्ट हो गया। इस पूरे पूरे पैकेट को हम बोलेंगे PDU। समझ रहे हो? और वो कौन बना रहा है? डेटा लिंक लेयर बना रहा है, और उसके लिए प्रोटोकॉल यूज कर रहा है LLC। तो देखो क्या कह रहा है? रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स एंड इनकैप्सुलेटिंग देम। ये काम किसका है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का है। तो डेटा लिंक लेयर क्या कर रही है? पैकेट्स को बना रही है, एक तरीके से फॉर्म कर रही है इन द फॉर्म ऑफ PDU। समझ आया? और दूसरा क्या कर रही है? इसके साथ अटैच कर रही है मशीन एड्रेस। मशीन एड्रेस या फिजिकल एड्रेस मैंने आपको बताया था, 48 बिट का जो होता है वो मैक एड्रेस होता है। उसे हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इट इज डिफाइंड हाउ द पैकेट्स आर प्लेस ऑन द मीडिया। यानी कि हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस हर पैकेट के अंदर अटैच हो जाएगा। तो जब यहां से पैकेट जाएगा तो उसका सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके हेडर वाले पार्ट में स्टोर हो जाएगा। और जब डेस्टिनेशन पे जाएगा तो ये हेडर वाला पार्ट चेक करेगा इसका डेस्टिनेशन और वहां उसे डिलीवर कर देगा, ठीक है ना? समझ आया? तो ये काम है किसका? डेटा लिंक लेयर का। तो देखो डेटा लिंक लेयर का पहला काम है मशीन एड्रेस को डिटरमाइन करना, बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मशीन। यानी कि जो मैक एड्रेस है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ से डेटा ले जा रहा है तो भी मैक एड्रेस चेक कर रहा है, और जब भेज रहा है फिर भी चेक कर रहा है कि कहाँ पे वो रिसीव होगा डेटा। तो उसके लिए मशीन एड्रेस को यह दोनों जगह पे सेंड और रिसीविंग मशीन पे चेक करता है। दूसरा काम कर रहा है फॉर्मेटिंग द नेटवर्क लेयर पैकेट्स इनटू द फ्रेम्स। पैकेट से क्या बन रहे हैं? फ्रेम बन रहे हैं। यहाँ पे पैकेट तो नेटवर्क लेयर पे बोलेंगे इसको, और फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे क्या बन जाएंगे? फ्रेम बन जाएंगे उसके। पैकेट जो होता है उसमें IP एड्रेस भी होता है, ठीक है ना, इंक्लूड। लेकिन जो फ्रेम होता है उसमें मैक एड्रेस होता है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? पैकेट से फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है और मशीन एड्रेस को अटैच कर रहा है। तीसरा काम कर रहा है सीक्वेंस करना और रीसीक्वेंसिंग करना। अगर कोई फ्रेम आउट ऑफ सीक्वेंस है तो उनको क्या कर रहा है? एक सीक्वेंस में रख रहा है, जिससे कि हम यहां से जब डेटा भेजें तो एक सीक्वेंस में ही भेजें, और वापस से जब डेटा को रीअसेंबल करेंगे तो उसका फिर से एक सीक्वेंसिंग की जाएगी, तभी डेटा क्या होगा? जनरेट होगा, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग और रीसीक्वेंसिंग करने का काम भी क्या होता है? डेटा लिंक लेयर का होता है। तो ये तीनों काम है इसके। समझ आए? अब इस पे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होंगे? देखो HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, फ्रेम रिले प्रोटोकॉल, PPP प्रोटोकॉल, ATM, FDDI, IEEE 802.3, 2.2। अब देखो अगर हम LAN में काम कर रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल चलेंगे, IEEE 802.3 और 2। तो जो डेटा होगा वो कैसा होगा? LAN के थ्रू आया डेटा। तो LAN के लिए क्या है? ईथरनेट प्रोटोकॉल काम करेगा। तो ईथरनेट का जो स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.3। तो इस तरह का फ्रेम फॉर्मेट यूज होगा। तो इसके लिए प्रोटोकॉल होता है IEEE 802.3
या 802.2। ये क्या है? ईथरनेट का स्टैंडर्ड है। अगर आप कोई लैन से डेटा भेज रहे हो यानी कि ईथरनेट से जा रहा है वो, तो ये स्टैंडर्ड काम करेगा। एफडीडीआई आपको मैंने बताया था, एफडीडीआई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, याद है? नहीं याद नहीं है? हाँ, याद कैसे होगा? जब रिंग, मैंने आपको रिंग टोपोलॉजी बताई थी तो मैंने सिंगल रिंग और ड्वेल रिंग बताई थी। यस सर। ड्वेल रिंग में मैंने आपको एफडीडीआई बताया था, याद नहीं है? देखो पढ़ना पड़ेगा, देखो इन चीजों को तो। यस सर, बताया था फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, तो एफडीडीआई कब काम करेगी? जब फाइबर चैनल के ऊपर काम होगा। ठीक है, लैन में डेटा भेज तो रहे, लेकिन एक्सेस मेथड कौन सा यूज करेंगे? एफडीडीआई। ठीक है ना? इसी तरह एटीएम काम कब करेगा? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। जब एक आईएसपी दूसरे आईएसपी को डेटा भेजेगी तो एटीएम मेथड यूज होगा। समझ रहे हो? ये सब प्रोटोकॉल है किसके लिए? डेटा लिंक लेयर के, डेटा को भेजने के मेथड है ये। पीपीपी कब काम करेगा? जब डायलअप कनेक्शन होगा, ये डायलअप में करता है काम। फ्रेम रिले ये वैन के ऊपर काम करता है। एचडीएलसी है, ये काम करता है आपके लीज लाइन के ऊपर। जब आप लीज लाइन से डेटा भेजते हो तो एचडीएलसी मेथड यूज होता है। तो ये सब क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा लिंक लेयर को यूज करके काम कर रहे हैं। ठीक है ना? इसके बाद आ गया फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपकी देखो फर्स्ट लेयर होती है। इट इज द लोएस्ट लेयर इन द ओएसआई स्टैक। इट इज कंसर्न अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। ये किसको बता रहा है? अपने आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बता रहा है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है वो भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो टोपोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ द फिजिकल नेटवर्क, फिजिकल लेयर का पार्ट है ये भी। ठीक है ना? तो इसमें आप केबल कौन सी यूज कर रहे हो, कनेक्टर कौन सी यूज कर रहे हो, ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी यूज कर रहे हो, ये सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, इट आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस फॉर द ट्रांसमिशन मीडियम विद इन ए कनेक्शन। यानी कि आप जब भेज रहे हो डेटा तो वायर या केबल कौन सी यूज कर रहे हो और उसमें कितना करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन डेटा का। तो ये केबल आप भेज रहे हो, ठीक है, तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने वोल्टेज जा रही है आपकी, और ये जो वायर बना है ये किस किस क्वालिटी का वायर है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये सब फिजिकल लेयर का पार्ट है। और साथ में आपको बताना पड़ेगा अगर डेटा बिट की इनकोडिंग हो रही है, ठीक है, तो किस मेथड से हो रही है। ठीक है, आपके 1010 फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट हो रहा है, तो डेटा जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किस फॉर्मेट में? बाइनरी में। ठीक है, क्योंकि डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो रिसीव होने के बाद क्या होगा? वो अपने रॉ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा 1010 में, तभी तो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया? बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन करना, यानी कि डेटा फॉर्मेट से बाइनरी में कन्वर्ट कराना भी फिजिकल लेयर का काम है। ठीक है ना? तो देखो वोल्टेज लेवल चेक करेगा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन कितना है, डिस्टेंस कितना है वो भी बताना पड़ेगा, बैंडविड्थ कितनी है हमारी या डेटा रेट कितने हैं वो बताना पड़ेगा, और फिजिकल कनेक्टर कौन से यूज किए हमने वो बताना पड़ेगा। ये सब कनेक्टर के टाइप है। EIA TIA 232, V35 ये केबल का टाइप है, EIA 449 ये भी आपके उसका क्या कहते हैं कनेक्टर का टाइप है, RJ45 ये भी कनेक्टर का टाइप है, ईथरनेट ये टेक्नोलॉजी है, 802.3 स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये सारा कहाँ पे काम हो रहा है? फिजिकल लेयर पे। तो फिजिकल लेयर का काम हो गया बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन एंड इट इज वर्किंग ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर आएंगी, कवर होंगी। समझ आया? अब डेटा कैसे भेजा जाएगा ये देखो, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, यहाँ पे ये ईमेल सेंड कर रहा है, तो जब ये ईमेल सेंड करेगा तो कोई ना कोई, मान के चलते ईमेल सेंड करेगा तो आउटलुक यूज करेगा, ये आउटलुक के थ्रू भेजता है ना ईमेल, तो ये एप्लीकेशन हो गया। तो ये क्या कर रहा है? किसी ना किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, देखो, तो एप्लीकेशन भेजी इसने,
अब आउटलुक के साथ ये क्या कर रहा है, पीडीएफ फाइल अटैच कर रहा है। तो पीडीएफ इज ए फॉर्मेट यानी प्रेजेंटेशन, वहां पे प्रेजेंटेशन लेयर लग गई और ये इसको डेटा को भेज रहा है। तो उसके बाद क्या है, सेशन बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि जिसको रिसीवर को भेजेगा तो उसके साथ सेशन बनाएगा किसी न किसी सर्वर के साथ, राइट। तो ये तीनों लेयर यूज हो गई, ठीक है। तो अभी तीनों लेयर में फॉर्मेट क्या है, अभी डेटा ही है ना। ये देखो यहां से डेटा जा रहा है, तीनों लेयर में डेटा पास हुआ। अब यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट लेयर आई, ये देखो ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हुआ, ये देखो क्या बन गया, पीडीयू। पीडीयू में क्या हुआ, नेटवर्क हेडर ऐड हुआ और अंदर डेटा। नेटवर्क हेडर में क्या हुआ, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लग गया, साथ में जो डेटा था वो तो वैसे ही रहा, और इसका क्या बन गया, एक पीडीयू बन गया, राइट। इसको हम बोलेंगे सेगमेंट, इस पीडीयू को क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो ये सेगमेंट है, समझ आया। अब इस सेगमेंट से क्या बनेगा, पैकेट बनेगा। तो ये देखो सेगमेंट से क्या बनेगा अगले फॉर्म में, पैकेट। पैकेट जब बनेगा इसका, तो यहाँ पे नेटवर्क हेडर ऐड होगा, सेगमेंट हेडर ऐड होगा, डेटा ऐड होगा, ठीक है। तो ये बन गया पैकेट। फ्रेम कैसे बनेगा, फ्रेम में देखो फ्रेम हेडर ऐड होगा, नेटवर्क हेडर ऐड होगा, सेगमेंट हेडर ऐड होगा, डेटा ऐड होगा और ट्रेलर भी ऐड होगा। इसमें दो चीजें ऐड हो रही है, हेडर और ट्रेलर। बाकी सब में क्या हो रहा है, हेडर और डेटा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट ये आपका जो डेटा लिंक लेयर है उसमें क्या होगा, हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड होंगे, समझ आया। तो इसे बोलेंगे फ्रेम, इसे बोलेंगे पैकेट, इसे बोलेंगे सेगमेंट, इसको बोलेंगे डेटा। तो डेटा से बनेगा सेगमेंट, सेगमेंट से बनेगा पैकेट, पैकेट से बनेगा फ्रेम और फ्रेम से बनेगा बिट्स। लास्ट में बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा ये और डेटा रिसीव हो जाएगा, समझ आया। यस सर। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला कि डेटा कन्वर्ट हो रहा है किसी ना किसी पीडीएफ फॉर्मेट में, इसी को हम बोला डेटा इनकैप्सुलेशन। इसी को क्या बोला हमने, डेटा इनकैप्सुलेशन। ये देखो यहां से डेटा आ रहा है, इनकैप्सुलेट होता जा रहा है, और रिसीविंग एंड पे क्या हो रहा है, ये सब कुछ रिमूव होता जाएगा और यहाँ डेटा रिसीव हो जाएगा। ये देखो हेडर ऐड, एक तरफ से हेडर लगते जाएंगे और दूसरी साइड से रिमूव होते जाएंगे। ये देखो बात समझ आ रही है, नहीं आ रही। यस सर। तो ये वर्किंग है ओएसआई मॉडल की। ठीक है, यस सर। तो आज इतना ही करेंगे। ओएसआई में सर कंप्लीट हो गया। हाँ ओएसआई कंप्लीट हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ठीक है ना।